हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यू करने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और हमारा जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड इस वीडियो का एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ साइड वाइज आपको एक समरी फॉर्म में इन अ फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, इन अ फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट जब आप रिवाइज करो और नोट्स बनाओ खुद के, तो आप इनकी हेल्प से खुद के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से नोट्स के प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसको आप शॉर्ट नोट्स बोलते हो, जिससे आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। सो दैट विल रियली हेल्प यू गाइज इन लर्निंग और इन रिवाइजिंग वेरी क्विकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पर्टिकुलर आज के टॉपिक को। तो देखो, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों को फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस फ्लो चार्ट को, इस टेबुलर फॉर्म को अच्छे से डिस्क्राइब किया था, समझाया था, प्लस हमने एनसीईआरटी भी रीड करी थी ताकि कुछ पॉइंट्स छूटे ना। सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं आज। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन लिंक, आई विल प्रोवाइड दैट, एंड उससे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो इस पर्टिकुलर नोट्स के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। सो इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हमारे कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एंड इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे कौन से कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, कौन से रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से वॉल्यूम्स में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम इनहेलेशन करते हैं ना एक्सहेलेशन करते हैं। So this passage describes the mechanism of breathing, how air moves in and out of the lungs due to the changes in the pressure and volume within the thoracic cavity. ठीक है, तो जो हमारा थोरासिक कैविटी है उसमें किस तरीके से वॉल्यूम के चेंज करने पे, प्रेशर के चेंज करने पे लंग्स जो है उनके अंदर एयर आती है और एयर वहाँ से बाहर हमारे नेजल चैम्बर्स के थ्रू पास आउट होती है। ठीक है, सो ये पूरा आपको समराइज यहाँ पे फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड हेयर यू हैव अ एनसीईआरटी नोट। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देन विल गो फॉर दिस समरी। ओके, सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, दो स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं आपके ब्रीदिंग में, दैट इज द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जो भी हमारा ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, उस एयर को हम ड्रॉन इन करते हैं, मतलब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो भी एल्व्यूलर एयर होती है, एल्व्यूलर एयर में मोस्टली आपके कौन सी एयर प्रेजेंट होती है, CO2। ठीक है, तो ये जो CO2 होती है ये रिलीज आउट होती है, मतलब ये हमारे एल्विलाई से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए, ब्रोंकाई ट्रैकिया से होते हुए, नेजल चैम्बर से होते हुए ये हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, सराउंडिंग्स में रिलीज करते हैं। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। अब तुम लोगों ने केमिस्ट्री में प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये प्रेशर ग्रेडियंट अपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में किस तरीके से, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में किस तरीके से काम आता है। सो ये बेसिकली हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक सिंपल से एग्जाम्पल की, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, सपोज करो इस पर्टिकुलर बॉक्स में प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है, एंड इस पर्टिकुलर बॉक्स में प्रेशर कम है। ठीक है, तो जो आपका इसके अंदर जो गैस है दैट विल, और ये एक चैम्बर से कनेक्टेड है, एक किसी ट्यूब से कनेक्टेड है जो कि अभी रिस्ट्रिक्टेड है। अब हमने जैसे ही इधर जो भी मतलब रोकने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसको जैसे ही रिमूव करा, तो जो यहाँ पर जो गैस होगा इट विल मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। ये सिंपल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है कि गैस विल मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर
टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरीके से आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में गैसेस मूव करेंगी। सो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जहाँ पर भी इंट्रा वर्ड आ जाता है, दैट मीन्स कि वो उसी के उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, एंड इंटर मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज नोन एज इंटर। अगर हम सेम ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंशिएट करते दैट इज इंट्रा। अगर मैं बात करूँ इंस्पायरेशन की, अगर मैं बात करती हूँ इंस्पायरेशन की, ठीक है, तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हम लंग्स की तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो उसके एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं उसका जो प्रेशर है ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर गैस इन द लंग, उसका प्रेशर कम होना चाहिए। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली अ पर्टिकुलर गैस, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगा। आई होप आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वेरी क्लियर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से हमने एटमॉस्फेरिक गैस को लंग्स में ट्रांसफर करा, ऑक्सीजन को लंग्स में ट्रांसफर किया, क्योंकि जो क्या लगाया था हमने, प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया था, दैट द गैस विल मूव फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू इट्स लोअर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें एक्सपायरेशन करना है, एक्सलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द लंग्स का प्रेशर। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो लंग्स में दैट इज हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। तो लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। आई होप ये पूरा जो सेंटेंस है तुमको क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर para. Inspiration can occur if the pressure within the lung is less than the atmosphere pressure. ठीक है, तो मैंने आपको वही समझाया कि अगर लंग्स में प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर प्रेशर से तो इंस्पायरेशन होगा। अगर लंग्स का प्रेशर कम होता है दैट इज नोन एज नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे, लंग्स में। बाहर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में तो कम ही है ना, तो दैट इज द नेगेटिव प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, lungs में with respect to the atmosphere pressure. Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. ठीक है, आई होप इतना सब कुछ क्लियर आया होगा समझ में। तो द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, अब हमारे डायफ्राम और हमारे एक कुछ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स होती हैं जिनका नाम है एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। जैसे कि ये हमारी रिब्स है, ये हमारी अगर रिब्स है तो इसके बीच में ये आपके इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये मसल्स जो हैं इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। दैट विल हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। अब बेसिकली क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला के बारे में सुना होगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपको अगेन अप्लाई करना है हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस में। तो अगर मैं बात करूँ थोरासिक चैम्बर की, अगर मैं थोरासिक चैम्बर की बात करूँ इन द केस ऑफ इंस्पायरेशन, इन द केस ऑफ इंस्पायरेशन हमें इंस्पायरेशन में क्या चाहिए, हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए। सॉरी, इंस्पायरेशन में क्या चाहिए, हमें हमें प्रेशर कम चाहिए
ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या चाहिए, हमें प्रेशर जो है वो कम चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा वॉल्यूम क्या हो थोरैसिक चैम्बर का, हमारा वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर का इंक्रीज्ड हो। ठीक है। अगर इंक्रीज्ड होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन अपने आप ड्रॉन इन होगी। ठीक है। एंड इसका उल्टा केस हो जाएगा एक्सपायरेशन में। हमें थोरैसिक चैम्बर में क्या चाहिए, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इन केस हमें पहले एक्सपायरेशन में क्या चाहिए था कि आपका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। सो अब बेसिकली थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम और ज़्यादा कैसे होता है वो हमें यहाँ पर देखना है, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट में अंतर आएगा एंड इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो होगा। ठीक है। सो बेसिकली हम वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करते हैं, हम वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करते हैं, तो लेट मी मेक हेयर। अगर हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हमारे, जैसे कि आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम just to explain you guys। ठीक है, मेरी तो अच्छा नहीं है। ओके, सो दिस इज अ somewhat representation of your respiratory system। this is your lungs। ठीक है, ये लंग है एंड दिस इज योर डायफ्राम। अब क्या होगा बेसिकली, और यहाँ और ये ना, ये जो लंग है ये बेसिकली आपके रिब केज में बंद है। ठीक है। ये जो लंग है ये आपके रिब केज में बंद है। एंड यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज करके, लेट्स सपोज रेड कलर, ये है आपकी स्टर्नम। ठीक है, जो टाई शेप की होती है। फाइन। तो अगर हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है, अगर हमको वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, हम डायफ्राम को फ्लैट कर देंगे। ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारा डायफ्राम हो गया क्या, फ्लैट। हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो हमने क्या करा, डायफ्राम को फ्लैट कर दिया और हमारे रिब और हमारे लंग्स को फुला दिया। यानी कि हमने रिब केज को बाहर की तरफ कर दिया। ठीक है, बाहर की तरफ वो पुश आउट हुए। जैसे कि इस तरीके से मैं कैसे दिखाऊं, लाइक इनका साइड वाइज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आपके बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट हुए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बल्ज्ड आउट हुए, मतलब ये बाहर की तरफ आपके बल्ज्ड आउट हुए रिब्स विद द हेल्प ऑफ योर स्टर्न, मतलब स्टर्नम भी आपकी बाहर बल्ज्ड आउट हुई, रिब्स भी बाहर बल्ज आउट हुए विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। डन। तो ये क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है थोरैसिक चैम्बर की। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, सो ये हमारी जब इंस्पिरेशन हो रही है तो यहाँ पर अगर अपन बात करें एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स, तो यहाँ पे जब इंस्पिरेशन होगी तो थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो दैट इज डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब भी डायफ्राम फ्लैट होता है उस पर्टिकुलर केस में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये आपकी रिब केज है तो ये रिब केज और स्टर्नम बाहर की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, रेज हो रही है। सो इससे क्या हुआ, आपके वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज। ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने एयर को एक्सपेल्ड आउट करना है, बाहर की तरफ छोड़ना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली आपका जो स्टर्नम और जो रिब्स थी वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और आर्क शेप, जो डोम शेप होता है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगी वो थोरैसिक चैम्बर की डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा और जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव आउट करेगी। आई होप इस डायग्राम से थोड़ा क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है। सो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम एंड थोरैसिक चैम्बर। तो हमने बेसिकली क्या करा, हमने
अब यहाँ पे एक ये जो लाइन लिखी है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, तो बेसिकली जो आपका, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से एक फ्लैट व्यू, अगर मैं ट्रांसवर्स व्यू बनाऊं, तो यहाँ पे आपके पीछे जो वर्टेब्रल कॉलम होती है और आगे की साइड स्टर्नम प्रेजेंट होता है, सो दिस इज योर डोर्सल पोर्शन एंड दिस इज योर वेंट्रल पोर्शन। ठीक है, ये कौन सा हो गया? वेंट्रल पोर्शन, जहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट है और जहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो डोर्सल हो गया। अब ऊपर की तरफ आपका हो गया एंटेरो और नीचे की तरफ हो गया पोस्टीरियर। ठीक है, नीचे की तरफ क्या हो गया? पोस्टीरियर, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा क्या मैंने बनाने की कोशिश करी है। सो जब डायफ्राम अपने डोम शेप से फ्लैट शेप में जाता है, तो ये क्या कर रहा है? ये इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जब रिब्स, ये जो रिब्स हैं ये जो रिब्स हैं जब ये बाहर की तरफ मूव कर रही है, रेज हो रही है, रिब्स और स्टर्नम जो बाहर की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, तो ये आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। तो इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर क्या हुई? इंक्रीज हुई। और जो आपके डायफ्राम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे इंक्रीज करेगा वॉल्यूम को। ठीक है, वहीं पे जब एक्सपायरेशन होता है, तो जब ये वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आता है, तो ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे आपके जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड सेम गोज विथ है जो आपके डोर्सो वेंट्रली जो वॉल्यूम है वो रिब्स के, स्टर्नम के अपने दोबारा पोजीशन पे आने पे नॉर्मल हो जाते हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जिससे ऑल ओवर थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज how the volume decreases and increases in case of the inspiration and expiration. Okay, so in the anteroposterior axis, the contraction of the external intercostal muscles. So मैंने एक जगह पे थोड़ा गलत बोल दिया था, वहाँ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोला था, बट एक्चुअली वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। आई एम सो सॉरी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिब्स को लिफ्ट अप करती हैं। इनके बीच में आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रेस करने में रिब्स को हेल्प करती है। ठीक है, एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। अब नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मसल जो है वो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जो उनको रेज्ड अप करने में हेल्प करती है, तो दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नाउ sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. जो thoracic volume में इंक्रीज आएगा, वही वॉल्यूम चेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लंग्स में, पल्मोनरी वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure. जैसे ही pulmonary volume increase होगा, pulmonary जो intrapulmonary pressure है वो decrease होगा। यही rule follow करना है बस। ठीक है, to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, that is the inspiration, as I have said and explained very clearly. I hope तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर रिलैक्सेशन हो जाता है डायफ्राम का और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स का, तो उससे डायफ्राम और जो स्टर्नम है वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है, सॉरी, थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उससे जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। एंड इससे क्या बनने वाला है? इससे हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होने वाला है टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपर्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। जिससे एक जो एयर है, जो लंग की एयर है, वो कहाँ मूव करेगी? वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी। So we have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of the additional muscles in the abdomen.
ऑन एन एवरेज ये रेगुलर क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जाता है एंड कई बार पूछा गया है एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना ही चाहिए कि एक हेल्दी ह्यूमन जो है वो कितने टाइम्स ब्रीथ करता है, तो दैट इज द 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट आपका एक ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो ब्रीथ करता है। The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by the using spirometer। आप किससे यूज किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक पर्टिकुलर हेल्दी या फिर कोई भी पेशेंट या ह्यूमन बीइंग की ब्रीदिंग मूवमेंट्स को रेगुलेट सॉरी मेजर कर सकते हो, so that is the spirometer, so which helps in the clinical assessment to the pulmonary function। तो ये हमने पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा कि किस तरीके से हमारे जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स को लगाया यहाँ पर, और उसकी वजह से हमारे ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को समरी दे रखी है, तो ये पूरी की पूरी जो समरी है एक्चुअली इसी एनसीईआरटी से ही ली बनाई है मैंने। सो अगर तुम यहाँ पे रीड करोगे तो तुम्हें बहुत फास्ट और क्विक वे में समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो इंस्पिरेशन और द इनहेलेशन ड्रॉन एयर इनटू द लंग्स, एंड एक्सपिरेशन का मतलब एक्सपेलिंग एयर आउट ऑफ द लंग। द मूवमेंट ऑफ द एयर अकर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपका जो मूवमेंट ऑफ द एयर है वो होता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ओके, सो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो डाइव क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं, देखो मैंने क्लियरली दे रखा है क्योंकि ये पूछे जाते हैं इस तरीके से कि इंस्पिरेशन में क्या होता है। स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्चुअली। तो इंस्पिरेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है। सो द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड। डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ पोस्टीरियर की तरफ मूव करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो है और जो स्टर्नम है वो अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ लिफ्ट अप होती हैं। द एक्शन इंक्रीजेज इन द थोरासिक कैविटी, जिसकी वजह से थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंटेरो पोस्टीरियरली और डोर्सो वेंट्रली। Pulmonary lung volume increases, causing intrapulmonary pressure to drop below the atmosphere pressure, air flow into the lungs, and this will result air enter because the pressure inside the lung become negative relatively to the atmosphere. ठीक है, so this was about the inspiration. Now we will go for the expiration. तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग आउट दैट इज एक्सलेशन। तो डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा और अपनी डोम शेप मूव अपवर्ड्स। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो यहाँ रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे रिब्स जो है और जो स्टर्नम जो है वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न हो जाएंगी। thoracic एंड द पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर रेजेस राइजेस अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग, रिजल्ट्स air exit because the pressure inside the lung become positive relative to the atmosphere. Okay, नाउ आपके कुछ अगर मैं एडिशनल मसल्स की बात करूं, जैसे कि ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीदिंग abdominal मसल्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प इन enhance inspiration and expiration। दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ योर पर्टिकुलर एनसीईआरटी, उसमें ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट फॉर अ जनरल नॉलेज कि आपके जो एब्डोमिनल मसल जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो आपकी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को इन्हांस करती है, जैसे कि एक्सरसाइज और कफिंग के दौरान। हमारे जो रेस्पिरेटरी रेट है और को ऐसे मेजरमेंट करते हो तो दैट इज 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, एंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इज द स्पायरोमीटर। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी एंड रिलेट कर पाए होगे पूरा कि बिल्कुल सिमिलर है एंड द फास्टेस्ट वे टू रिवाइज ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। ओके, सो अब इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, तो ये हम टैबुलर फॉर्म से ही पढ़ने वाले हैं। ये हम एनसीईआरटी से जस्ट गो थ्रू हो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपके टोटल 1 2 3 एंड 4 वॉल्यूम्स हैं एंड वी हैव 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। ठीक है, तो 4 वॉल्यूम में सबसे पहली वॉल्यूम आती है टाइडल वॉल्यूम, जिसको आप टी और वी से रिप्रेजेंट करते हो। तो टाइडल वॉल्यूम क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। जब नॉर्मल इंसान बैठा है, जब आप
आप नॉर्मली बैठ के फ़ोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, ठीक है, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं है, तब उस पर्टिकुलर केस में कितना वॉल्यूम एक पर्सन सांस लेने में यूज लेता है और छोड़ने में देता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन और द एक्सपायरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आता और जाता है, दैट इज आपका टाइडल वॉल्यूम। ये अप्रोक्सीमेटली 500 वॉल्यूम होता है। लेकिन एक हेल्दी एडल्ट की मैं बात करूं तो एक हेल्दी एडल्ट 6000 to 8000 ml पर मिनट, ठीक है, आपका टाइडल वॉल्यूम रखता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि 12 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट हमारा नॉर्मल एडल्ट रहता है और हमारा एवरेज वॉल्यूम कितना है, दैट इज दी 500। तो वो कितना, मतलब एक हेल्दी एडल्ट के पास कितना वॉल्यूम आ जाता है, तो 6000 टू 8000 ml पर मिनट। आई होप, मुझे पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ बहुत मतलब कन्फ्यूजन वाली रहती हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था कि मैं, एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन होता था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। सो बेसिकली टाइडल वॉल्यूम की जो एवरेज वॉल्यूम होती है वो होती है 500 ml, लेकिन अगर हमें एक हेल्दी एडल्ट में निकालना हो कि वो एक मिनट में कितना वॉल्यूम आपका एक टाइडल वॉल्यूम एक पर्टिकुलर ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज दी 6000 टू 8000 ml पर मिनट। अब मैं अगर बात करूं IRV की, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये बेसिकली आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हो। सो एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। हमने नॉर्मल सांस ली, अब हम कितना और सांस अंदर ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली, दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज नोन एज IRV। नॉर्मल सांस लेने के बाद कितना फोर्सफुल इंस्पिरेशन हुआ है, दैट इज द IRV। तो उसकी एवरेज वॉल्यूम कितनी होती है, 2500 to 3000 ml। कितनी, 2500 to 3000 ml, दैट इज डीप इनहेलेशन बियॉन्ड द नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है, डीप इनहेलेशन बियॉन्ड द नॉर्मल ब्रीथ। Fine. Now, if we talk about ERV, that is the expiratory reserve volume, तो extra air that can be expired forcefully। अभी यहाँ पे हम IRV में क्या कर रहे थे, कितना सांस और एक्स्ट्रा ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब यहाँ पे हम कितना सांस छोड़ सकते हैं आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो extra air that can be expired forcefully after a normal expiration, that is the 1000 to 1100 ml deep exhalation beyond the normal breath, ठीक है। Now we talked about the रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज द RV, ठीक है। तो एयर रिमेनिंग इन द लंग, अब रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बावजूद जो रेसिडुअल वॉल्यूम बचा है, जो हमारे जब हमने एक्सपायर किया उसके बावजूद जो लंग्स में एक्स्ट्रा एयर बची है, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो हमारे एल्वुलाइज है उनको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, सिकुड़न से बचाता है। सो ये कितना होता है, 1100 to 1200 ml, प्रिवेंट्स द लंग कोलैप्स एंड अलाउ कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज। अब तुम इसे याद कैसे रखोगे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ऊपर नीचे हो जाता है। सो जस्ट एक तुम लोग क्या करो, सबसे लास्ट वाला और मतलब सबसे कम और सबसे ज़्यादा याद रख लो, ठीक है। जैसे कि आई नो वो बीच में भी हेरा फेरी कर देंगे, इसलिए मैं पूरा सीक्वेंस लिखूंगी। तो सबसे कम जो हमारी अगर बात करें ये पर्टिकुलर टाइडल वॉल्यूम की, IRV की और ERV की और रेसिडुअल वॉल्यूम की, तो इनमें से सबसे कम जो है वो है आपका ERV, ठीक है, ERV। अब ERV के बाद आपका क्या आता है, ERV के बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद वी हैव योर IRV, ठीक है, IRV। देन वी हैव द टाइडल वॉल्यूम। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब अपन अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी जस्ट आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं एंड उससे आपके सारे आंसर्स डिराइव्ड हो जाएंगे। सो अगर मैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करूं तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ठीक है, टोटल एयर इन अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना एक पर्सन जो है वो कितना एयर इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी में कैपेसिटी, दो वर्ड्स अलग अलग है, तुम देखोगे तो इंस्पिरेशन की कैपेसिटी कितनी है एक पर्टिकुलर पर्सन में, दैट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो वो किससे करोगे आप, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी से, तो दैट इज द 3000 टू 3500 ml। सेम गोज विद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। तो टोटल एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन दैट इज द 1500 टू 1600 ml। एफआरसी की बात करूँ, सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये आपकी ईआरवी प्लस आरवी, मतलब कितना लंग्स में एयर प्रेजेंट रहता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो दैट इज योर 2100 टू 2300 ml। वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे तीन आ जाती हैं, दैट इज द आईआरवी, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज द आईआरवी, tidal volume, E and ERV. Maximum air that can be breathed in after forced expiration और out after forced inspiration, मतलब कितना एयर जो है वो आप अंदर ले सकते हो आफ्टर फोर्स्ड फुल एक्सपायरेशन। यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात हो रही है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द वाइटल कैपेसिटी तो यहाँ पर आपके फोर्स्ड एक्सपायरेशन की बात हो रही है कि कितना आप एयर इनहेल कर सकते हो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हम क्या क्या, मतलब वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, एक तो आईआरवी ताकि हम इनहेलेशन देख सके, टाइडल वॉल्यूम एंड ईआरवी, जो कि आपकी आती है कितनी, 4500 टू 4800। एंड टोटल लंग कैपेसिटी में आपके सारे वॉल्यूम्स और आपकी जैसे मैं बात करूँ, ये सारे वॉल्यूम्स आपके यहाँ पे प्लस कर सकते हो, या फिर आपकी आईआरवी, टीवी और ईआरवी, तो ये तो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, तो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी प्लस कर सकते हो। तो ये क्या होती है, टोटल एयर लंग कैन होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, दैट इज द 5800 टू 6000। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अब यहाँ पे क्लिनिकल रिलेवेंस दे रखा हुआ है, सो मेजरमेंट इज डन विद अ स्पायरोमीटर, ठीक है, एक्सेप्ट द रेसिडुअल वॉल्यूम विच कांट बी मेजर डायरेक्टली। ठीक है, सारे के सारे मेजरमेंट्स जो है आप स्पायरोमीटर से यूज करके आप सारे के सारे मेजरमेंट्स ड्रॉ आउट कर सकते हो, लेकिन आप रेसिडुअल वॉल्यूम इससे ड्रॉ आउट नहीं कर सकते। दिस वैल्यू हेल्प्स इन असेस द पल्मोनरी हेल्थ, डिटेक्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड मॉनिटर लंग फंक्शन। दिस इज समथिंग विच आउट ऑफ योर एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ठीक है, याद रखना है, दिमाग में एक थोड़ा सा कोने में आ जाए तो क्या ही असर पड़ता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आज हमने अच्छी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने पढ़ा एनसीईआरटी की हेल्प से, प्लस हमने समरी से पूरा उसको समड अप किया, एंड ये पूरा का पूरा हमने एक टेबुलर फॉर्म में आपके रेसिडुअल कैपेसिटी, सॉरी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा। सो आई होप ये चीज़ तुम लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी, एंड ये जो टेबुलर फॉर्म और जो ये जो समरी है तुम लोगों को अच्छी लगी होगी एंड रिलेटेबल होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करूं, तो कमेंट में लिंक टाइप कर देना, तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको नोट्स दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। एंड अगर चैनल को इसी तरीके से देखना चाहते हो ग्रो करते हुए, एंड इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हो तुम लोग, सो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच।